अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और केपी बजट के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में माली साल 2022-23 का 1332 अरब मालियत का हजम का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। और आपको बता दें कि वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने माली साल 2022-23 का ये बजट पेश किया। उन्होंने कहा सूबे के 24 अजला में 58 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अस्पताल बनाएंगे। केपी हुकूमत ने तनख्वाहों में 16% इजाफे, 63,000 मुलाजमी की मुस्तकली की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला तालीम के 86 मंसूबों के लिए 106 अरब रुपए रख दिए। खवातीन के लिए स्पेशल स्कीम के तहत 3.5 अरब, बुजुर्ग और ख्वाजा सराओं के लिए 5 करोड़ रुपए भी मुख्तस हुए। और इसके साथ अब केपी हुकूमत के वुज़रा समेत ब्यूरोक्रेट्स भी सरकारी खर्च पर हवाई सफर के मजे ले सकेंगे। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें मजमूई सूरत हाल के हवाले से, हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि पंजाब और केपी बजट में क्या रिलीफ आम आदमी के लिए हैं, और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई का मुकाबला कैसे करेगी, ये तमाम तर सवालात हैं जिन पर हम जवाब लेंगे। आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद क्या मुमकिन हो सकेगा, कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज मैशत की बहाली या तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं। अखुंज़ादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मजमूई तौर पर हम अगर बात करें केपी बजट के हवाले से, जो 1332 अरब मालियत हजम का जो बजट पेश किया गया, किस तरह से देख रही है केपी आवाम के लिए इस बजट को आवाम दोस्त बजट करार दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह के पीटीआई वादे झूठे होते हैं, इस तरह का बजट जो है वो भी अल्फाज का गोरख धंधा होता है। और हर साल जो ये बजट पेश करते हैं, ये तकरीबन कोई 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तकरीबन 10 साल हो गए कि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। लेकिन पिछले दिनों में ये सुन के हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ कि पीसीबी ने कहा कि हम पेशावर में इस वजह से मैच नहीं कर कि वहां पे कोई ग्राउंड नहीं है। यानी वो पार्टी जिन्होंने ये दावे किए थे कि हम हर तहसील लेवल पे एक स्टेडियम बनाएंगे, पूरी केपी में कोई इस तरह का स्टेडियम नहीं है जिसमें बाहर से खिलाड़ी आके कोई मैच करे। इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे लोग ज्यादातर तो कराची जाके वहां से अपना इलाज करवाते हैं और कुछ लोग हमारे पंजाब इलाज करवाते हैं। ये 9, 8, 10 सालों में एक साल भी ऐसा नहीं आया कि हमने देखा है कि केपी ने जो पैसे रखे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे पैसे उन्होंने इसका काम किया है। अक्सर हमारा जो बजट है वो लिप्स हो जाता है अरबों के अरबों। कभी ये 75% इसका लिप्स हो जाता है, कभी 71% इसके लिप्स हो जाते हैं। और ये 9-10 सालों में एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी की शक्ल में, हॉस्पिटल की शक्ल में या किसी स्टेडियम की शक्ल में, ना सिवाय एक बीआरटी की, जो एक बीआरटी बनाया वो भी एक फसाना है करप्शन का, ना अहली का, ना लायकी का। गर्मियों में जो है वो जलता है और सर्दियों में लोग उसको धक्के लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि केपी का जो तजर्बा हुआ है हमारा पीटीआई गवर्नमेंट के साथ, इनका सारा बजट वो अल्फाज का गोरख धंधा होता है। जब पीटीआई को केपी का हुकूमत मिला था, इस टाइम पे 35 अरब का कर्जा था केपी हुकूमत पे, पख्तूनख्वा हुकूमत पे। वो कर्जा अब पहुंच चुका है 550 अरब तक पहुंच चुका है। 550 अरब तक इन लोगों ने कर्ज लिए। इतना हमें बिजली का मिलता है, फ्यूल का मिलता है, गैस का मिलता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट केपी में आपको नजर नहीं आएगा जिससे लोग ये कहें कि यहाँ पे पीटीआई ने तकरीबन 10 साल हुकूमत किया था। कोई पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कहीं भी कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए कि बंदा इसका जिक्र करे। ठीक है, आपने कहा है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो आपका कहने का ये मतलब है कि अल्फाज का गोरख धंधा है। तो ये पॉलिटिकल बजट केपी की जानिब से पेश किया गया है सूबे के अवाम के लिए। बिल्कुल, जिस तरह के माजी में उन्होंने अल्फाज का गोरख धंधा भी
इसी तरह इस साल भी वो अल्पास का जो गोरख धंधा है वो पेश कर रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रिलीफ उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से दिया है, मुलाजमी की मुलाजमतें मुस्तकिल की हैं, दीगर मामलात जो हैं वो भी सामने रखे हैं, तो उसमें तो जो मामलात सामने आ रहे हैं वो वहाँ के सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक मुलाजिमीन का ताल्लुक है वो तो मरकज ने भी 15% बढ़ा, वो तो सूबा संघ ने भी 15% बढ़ाया है। इन्होंने जरा 1% ज्यादा कर दिया है। और जाहिर बात है कि जब इतनी महंगाई होगी तो आप तो मुलाजिमीन की तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो वो एहतजाजों पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बाकी जो ये वादे करते हैं कि हम इस तरह के हॉस्पिटल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी तक कोई काबिल जिक्र आप मुझे नहीं बता सकती हैं कि केपी में पीटीआई की हुकूमत में ये हुआ है, और न पीटीआई का कोई बंदा न तर्जुमान हमारे साथ तो हर चैनल पे बैठ जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी पीटीआई के स्पोक्समैन ने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि इस 10 साल में हमने ये मेगा प्रोजेक्ट किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया, ये छोटे छोटे जो मामलात सामने रखे हैं, और सेहत कार्ड भी उन्होंने दिया है जिसमें ओपीडी की सहूलत भी होगी, और 8 लाख अफराद ने सेहत कार्ड के जरिए इलाज भी करवाया गुज़श्ता साल बताया जा रहा है। सेहत कार्ड का बजट 25 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें जिगर की पेवंदकारी समेत मजीद 5 बीमारियों का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल है। इसके अलावा बजट में 10 अरब रुपए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए भी रखे गए हैं। तो ये जो बजट मुख्तस किया गया है सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधे तक महदूद रखने की जो आप बात कर रही हैं, आप तो ये मुख्तस किया जाता है, फंड मुख्तस किए जाते हैं, अवाम तक आप समझते हैं कि वो नहीं पहुंचते या उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल जी, एक तो अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। अवाम को रिलीफ ये नहीं है कि आप उसको खैरात के ऊपर पाले या इसके लिए लंगर खाने बनाए, और या इसके लिए आप ओपीडी में कोई ओपीडी भी हमारे पहले जो हॉस्पिटल थे इसमें सारी दवाइयाँ सब कुछ सरकारी मिलते थे, वो भी प्राइवेट के पुख्तनख्वा में इन्होंने अपना जो कजन लगाया था। लेकिन असल में मसला ये है कि कौमों के लिए जरूरी है कि आप उसको रोजगार दे दें, आप उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दे, आप स्मॉल इंडस्ट्री बनाए। हमारे पाटा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे पुख्तनख्वा में क्रोमाइट, ग्रेनाइट, नेफ्राइट, मार्बल, जंगलात, हमारे पास सरोवर है, बिजली बना सकते हैं, जिसका इमरान अहमद नियाजी ने दावा किया था कि मैं 500 डैम बना के दूंगा। अभी तक वो 500 डैमों में से एक डैम ये नहीं बता सकते कि वहां पे हमने काम शुरू किया है। से बैग के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कोई नहीं बता सकते कि हमने हमारे पास इतना पानी है, ये कालाम से लेकर नौशहरा तक, कालाबाग तक, ये दरिया पे पता नहीं कितने छोटे छोटे डैम बन सकते हैं कि वो 5-6-7 हजार तक मेगावाट बिजली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री लगाए, हमारे जो मादनियात है, जो मार्बल है, जो क्रोमाइट है, जो ग्रेनाइट है, जो नेफ्राइट है, गाड़ियों में खाम माल लोग भर के पंजाब ले जाते हैं, संघ ले जाते हैं, और वहां पे फैक्ट्रियों में इनका जो है इनसे चीजें बनती है। तो अगर केपी हुकूमत इस तरफ तवज्जो देते तो 50 लाख 60 लाख से ज्यादा के लोग सिर्फ कराची में मजदूरी कर रहे हैं पुख्तून। आप राजा बाजार में जाके देख लिए, आप पिंडी के सदर में जाके देख लिए, आप अपारा में जाके देख लिए, आप कराची कंपनी जाके देख लिए, कश्मीर जाए, लाहौर जाए, जिधर भी आप जाएंगे वहां पे आप देखेंगे कि सारे के सारे पुख्तून जो है वो मुल्क से मुसाफिर है, और दूसरी सूबों में अपना रोजगार बच्चों के लिए रिजक कमा रही है। वजह ये है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए वो सहूलियात नहीं है, वो रोजगार नहीं है। हम तो बहुत है, चीजें बहुत है, लेकिन केपी हुकूमत ने अभी तक इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया है। इनके दौर में एक प्रोजेक्ट कोई नहीं बता सकता है कि हमने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसके जरिए से खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है, जो तालिब इल्म है, उनको कोई रिलीफ मिले, जो अवाम है उनको कोई रिलीफ मिले, और काबिल हो जाए कि अपने पाँव पे खड़े होके अपनी सरजमीन पे, अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर रह के और अपने बच्चों के लिए दो वक्त का रोटी कमाए।
अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि कोई इस तरह का कोई बैकअप प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें एक आम आदमी को, पख्तूनों को खुद कफील भी किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुनव्वरा मुनीर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मुनव्वरा मुनीर साहिबा, जिस तरीके से बात हो रही है बजट को लेके, केपी के बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें 1332 अरब मालियत हुजूम का बजट तो पेश किया गया है, लेकिन अखुनज़ादा चट्टान साहब से भी बात हो रही है तो उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज का गोरख धंधा जरूर है, लेकिन उस तरह से जो अवाम दोस्त बजट अगर कहा जाए, अवाम तक ये रिलीफ पहुंचा जाए, उस तरह से इसको बजट को करार नहीं दिया जा सकता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। देखिए जी, जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 9-10 सालों से केपी के अवाम के लिए जिस तरह अवाम दोस्त बजट ला रहे, जिस तरह अवाम उससे मुस्तफीद हो रहे, जिस तरह अवाम उससे फैज़याब हो रहे, ये तो पूरे पाकिस्तान देख रहे। अगर कोई मतलब जानते बूझते इसको जो है देखना नहीं चाहते, वो अलग इशू है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ये बात जरूर बताना पसंद करूंगी कि केपी के अवाम वो बाशऊर अवाम है जो अगर किसी को दूसरे मर्तबा चांस देते, इट मीन्स कि वो उससे मुतमईन है, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी आप देख ले कि केपी हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से पूरे पाकिस्तान से आगे है। क्यों आगे? इसलिए आगे कि जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो ये समझते हैं अगर किसी के पास हेल्थ और एजुकेशन होगा तो वो अपने फैमिली को अच्छी सी तरबियत दे सकेंगे। अगर किसी के पास हेल्थ है तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकेंगे। अगर जिसके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन तो आपके लिए एक्स्ट्रा 4 अंक है। तो इससे बढ़ के आपको क्या मतलब केपी के अवाम को और क्या चाहिए? हेल्थ उनका फ्री है, एजुकेशन उनका फ्री है, पुलिस का सिस्टम उनका बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उनका बेहतर है, उनको और क्या चाहिए? हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह के गवर्नमेंट आए जो अपने लोगों को फोकस करे, जो अपने लोगों के हालात जिंदगी बेहतर करे। ये लफ्जों की बारिश, ये तोहमतें, ये बोतान तो लगते रहेंगे, क्योंकि मतलब ये लोग जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी केपी में गवर्नमेंट किया है, उन्होंने भी केपी में सर्व किया है, उनकी डिलीवरी आवाम तक नहीं पहुंची, उनके बजट कागजों तक महदूद रहे। वो बजट भी आवाम ने देख लिया। वो जो डेवलपमेंट आते थे वो फैमिलीज में डिवाइड होते थे, वो डेवलपमेंट आवाम तक नहीं पहुंच रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से तहरीक इंसाफ केपी को संभाला है तो केपी भी आपको नजर आ रहा है। देखिए, कहने के लिए तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो 100% कहीं भी डिलीवर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला एक वाहिद जात है जो इंसानों की तमाम तर जरूरियात पूरी कर सकते, जो तमाम तर ख्वाहिशात पूरी कर सकते। वो रहीम करीम है, वो एक मेहरबान जात है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमें हमारी हर चीज की खालिक और मालिक है। लेकिन अगर उसके बाद आप हुक्मरानों की बात करें तो हुक्मरानों की इमरान खान के जो गवर्नमेंट है वो आपके पूरे पाकिस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सिंध की हालत देख ले, सिंध की क्या हालत है। एक आपका कराची, पूरे सिंध में एक आप कराची को ये सिंध तस्वुर नहीं कर सकते। आप कराची से निकल के देखो, उनके हेल्थ का निजाम देके, आप उनके एजुकेशन का निजाम देके, आप उनके कूड़ा कचरे देके, आप उनके मतलब कराची आप उनका कैपिटल है जहाँ पूरे पाकिस्तान जो केपी, पंजाब, सिंध, तमाम तर लोगों की नजरें है वहाँ पे। लेकिन आप सिर्फ उनकी सफाई की सिस्टम देख ले, आप उनकी सफाई के हालात देख ले, तो अगर आज आप कंपेयर करते हो केपी और सिंध को तो आप केपी को जो वहाँ सुपीरियर पाओगे। अच्छा, लेकिन ये आपने जो बातें की है मुनव्वरा साहिबा, बर्दाश्त करते रहेंगे। मुनव्वरा साहिबा, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से आपने कहा कि फोकस की है इमरान खान साहब ने हमेशा हेल्थ और एजुकेशन को लेकर। मैं आपसे मजीद सवाल भी करूंगी। अखुज़ादा चट्टान साहब, मखलूत हुकूमत के लिए, इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज मईशत की बहाली है या तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत या सिर्फ तनकीद करना है? देखिए जी, ये हुकूमत जो है ये मुल्क के लिए आया है, ना हम अपनी वोट बेस बढ़ाने के लिए आए हैं, ना हम आइंदा हुकूमत में आने के लिए आया है। पीटीआई ने मुल्क को जिस नहज तक पहुंचाया था, जिस तरीके से मईशत का जो किया था,
جس طریقے سے انہوں نے خارجہ پالیسی کا جو حالات تھے، اداروں کے جو حالات تھے، اور خدا نخواستہ ملک اس طرف جا رہا تھا کہ بالکل پھر اس کو وہ کدی سے نکالنا، اگر 6 مہینے اور بھی ہم اس کو ٹائم دے دیں تو شاید سری لنکا سے بھی ہمارے پورے حالات ہو جاتے، کیونکہ سری لنکا کوئی اتنی طاقت تو نہیں ہے، ہم دنیا میں واحد اسلامی اتنی طاقت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیکھ لیں گے 6 مہینے کے اندر اندر کے ملک جو ہے اب وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، اور وہ تباہی اور بربادی جو 4 سال میں ملک کی ہوئی تھی، جو کرپشن کو 116 سے 140 درجے تک بڑھایا تھا، جو قرضوں کو جو ریکارڈ قرضے جب سے پاکستان بنا ہے، جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں، جتنے سیاست آئے ہیں، ہم نے جتنے سال حکومت کیا ہے، نون لیگ نے جتنے سال حکومت کیا ہے، یا بیچ میں سے ڈکٹیٹر یا ٹیکنوکریٹس آئے ہیں، ہم نے سب نے مل کے 21,000 ارب قرض لیا تھا، اس حکومت نے 4 سال میں 25,000 ارب قرض لیا ہے، اور ملک کو جس طریقے سے یہ چلا رہے تھے آپ خود اندازہ لگائیے، آپ مارکیٹ سے چیز لاتے ہیں 500 پہ اور وہ لوگوں کو دیتے ہیں آپ 200 پہ، اور جو 500 پہ آپ لاتے ہیں وہ پیسے آپ کی نہیں ہیں، وہ قرض کے پیسے ہیں، وہ سود کے پیسے، آپ خود بتائیں آپ کے گھر کے حالات کیسے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ ملک چلاتے تھے۔ میڈم نے بہت باتیں کی کہ KPK میں تعلیم میں بھی بس پارٹی اور NP کا جو حکومت میں 7 یونیورسٹی بنی تھی، اور 7 یونیورسٹیوں کے 6 کیمپس کھولے گئے تھے۔ اگر محترمہ مجھے بتائے وہ یونیورسٹی کا نام مجھے بتائے کہ انہوں نے KP میں بنایا ہے، تو میں مان لوں گا کہ واقعی ایجوکیشن میں ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے جو روزگار کا کہہ دیا، تو روزگار کا تو میں نے بتا دیا کہ آپ نے پختونوں کا حالات دیکھنا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں کہ 2013 سے پہلے کتنے پختون اس علاقے میں کام کر رہے تھے اور آپ کتنے آ گئے ہیں یہ 8-9 سال میں۔ تو ان لوگوں نے تو بالکل ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کا بیڑا بٹھایا ہے۔ اگر KPK میں کوئی کام کرنا چاہتا تھا عمران احمد نیازی صاحب، تو مجھے آپ یہ بتائیے وہ محمود خان کو بناتے چیف منسٹر، محمود خان کا لیول ایک کونسلر کا نہیں ہے، اس کو اس لیے بٹھایا ہے کہ اس کو بنیگالہ سے کنٹرول کرے اور بنیگالہ سے اس کو چلائے۔ نہیں ہمیں کچھ کر دے سکتا ہے تو دے دے، نہیں دے سکتا ہے تو بالکل بھی نہیں دے، لیکن خدا کا تھوڑا خوف کرے آپ۔ یہ ہیلی کاپٹر جو KPK کا ہیلی کاپٹر ہے اس کو اس طرح کا استعمال، اس طرح کے کوئی رکشے کا استعمال کرتے ہیں۔ سارا PTI والے آ کے ادھر مل جاتے ہیں، ہماری جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے ذریعے سے دھرنے کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جلسے کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چند دنوں میں جب سے یہ عمران احمد نیازی صاحب کو اقتدار سے نکال کے سڑکوں پہ لایا گیا ہے، انہوں نے کم از کم ہمارے KPK کا میرے اندازے کے مطابق 11-12 ارب کا خرچہ جو ہے وہ KPK حکومت کا کیا ہے۔ اور جہاں تک KPK کے عوام کا تعلق ہے تو KPK کے عوام بیچارے ایسے ہیں کہ یہاں پہ کچھ طاقتیں ایسے ہیں کہ وہ ہمارے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ ورنہ KPK میں تو اس کے حالات بہت بری حالات ہے۔ KPK کو تو پشاور ایک دور میں تھا ہر شہر کا ایک نام ہوتا ہے، جس طرح کہ لاہور کو کہتے ہیں شہر زندہ دلانے کا شہر، جس طرح کراچی کو کہتے ہیں روشنیوں کا شہر۔ ایک زمانہ تھا کہ KPK کو کہا جاتا تھا پھولوں کا شہر۔ اب ابھی آ کے وہ پھولوں کا شہر آپ دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح کا کندر بنایا ہے اور اس کا کیا حشر نشر کیا ہے۔ ہیلتھ کا مجھے نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ بتائے کہ ہیلتھ میں ہم نے ہاسپٹل بنایا ہے، کم از کم ایک ہسپتال کا نام ہمیں بتائے کہ یہ ہاسپٹل KP میں PTI کے زمانے سے بنا ہے۔ اسٹیڈیم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ PCP کا بیان ہے، 2 دن پہلے کا بیان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ KP میں بھی میچز ہو جائے۔ پختونخوا کا موسم جو ہے وہ بہت سوٹیبل ہے میچوں کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے جس پہ ہم بین الاقوامی میچ کروائے۔ تو
ये लोग बातें तो बहुत करते हैं, अल्फाज का गोरख धंधा तो बहुत बनाते हैं। उल्टा उन्होंने, मैंने आपको बता दिया कि 35 अरब का कर्जा था 2013 में जब एनपी और पीपल्स पार्टी का हुकूमत खत्म हो रहा था, और अभी 550 अरब का कर्जा केपी हुकूमत पे चढ़ा है, और एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम कोई नहीं ले सकते ना सिवाय BRT का। ने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से बनाया है। खुद वज़ीर आला ने जो टीम कमीशन बनाया था, इनकी रिपोर्ट ये है, वज़ीर आला की कमीशन का रिपोर्ट ये है कि 7 अरब का इसमें करप्शन हुआ है। तो अगर ये गैर जानिबदार तरीके से किया जाए तो फिर पता चलेगा कि भाई उन्होंने तो हमारे रेस्ट हाउस उनको बेच दिया, उन्होंने तो हमारे सूबे को पता नहीं किस तरह चलाया। हॉस्पिटल के लिए उन्होंने अपना एक कजन बिठाया था जो अमेरिका से बिल के और व्हाट्सएप पे हमारी हेल्थ को चला रहा था, और अमेरिका से आने का, जाने का, इसका रहने का वो सारा खर्चा जो था वो केपी गवर्नमेंट बर्दाश्त करता था। तो पुख्तनख्वा का इस मौजूदा हुकूमत ने बहुत बुरा हाल किया, बहुत बुरा हालात है। ठीक है, ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स आपने मुनव्वरा साहिबा सुने हैं कि स्टेडियम के हवाले से भी उन्होंने बात की है, हेल्थ के हवाले से उन्होंने कहा कोई हॉस्पिटल का नाम बता दें, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के हवाले से कोई नाम बता दें। बेसिक हेल्थ यूनिट की अगर बात की जाए तो बेसिक हेल्थ यूनिट होने चाहिए केपी में, केपी के लोगों के लिए। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की है तो कोई ऐसे हुनरमंदाना तालीम होनी चाहिए कि जहाँ से हुनर सीख के वो लोग रोज़गार के हवाले से उनके मौके पैदा हो सकें। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अखुंज़ादा चट्टान साहब के सुनी है, को जवाब देना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं आपको ये 2-3 पॉइंट है, मैं इन तीनों का जवाब आपको देना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आखिरज़ादा चट्टान साहब को ये बात जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि इमरान खान के लीडरशिप में जो इमरान खान की पॉलिसीज है, जो इमरान खान का मैकेनिज्म है, इमरान खान अवाम को बुनियादी सहूलत देना चाहते। जरूरी नहीं है कि नया हॉस्पिटल बने तो लोगों को सेहत की सहूलत मिले, जरूरी नहीं है कि नया बिल्डिंग बने तो ही लोगों को एजुकेशन मिले, जरूरी नहीं है कि नया बेसिक हेल्थ यूनिट के जो बिल्डिंग बनेंगे तो ही लोगों को सेहत की सहूलियत मिलेगी। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हम बिल्डिंग बनाने को इसलिए फोकस नहीं करते कि आपको, हमको सबको पता है कि बिल्डिंग बनाने के पीछे हुक्मरानों के क्या मकासद है, वो आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे गवर्नमेंट का मकसद हमने अवाम को फैसिलिटेट करना था, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे दूसरी तमाम जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हो, वो हमने फोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अपना टारगेट अचीव किया, लोगों को तमाम तर बुनियादी सहूलियतें फराहम की। आखिरज़ादा चट्टान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि हम जो है बिल्डिंग बनाने को हमने कभी फोकस किया ही नहीं है। हमारा काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, हमारा काम बिल्डिंग को इस्तेमाल में लाना है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके इस्तेमाल में लाना है। बिल्डिंग बनाना हमारा मकसद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा था कि महमूद खान का लेवल नहीं है सीएम बनाने का। यही तो हमारे पार्टी और दूसरे पार्टियों का फर्क है। आपको लीडरशिप की उस विजन को फॉलो करना है, उस फेस को या उस चेहरे को नहीं करना है। चेहरा ख्वाब जो भी हो, लेकिन पीछे पॉलिसीज इमरान खान का है, पीछे पॉलिसी मैकेनिज्म इमरान खान का है। फेस जो भी होगा इम्प्लीमेंट उन्हीं पॉलिसीज को करेंगे जो लीडरशिप उसको इनिशिएट करेगा। तो हम जो है किसी लेवल की बात नहीं करते, हम किसी पर्सनैलिटी की बात नहीं करते, हम किसी शख्सियत की बात नहीं करते। हमारा फोकस है काम। जो उन्होंने कहा कि हमारे केपी के वसाइल को इस्तेमाल किया है, तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने पीडीएम जब जलसे कर रहे थे, जब नाम नियाज महंगाई के खिलाफ जुलूस कर रहे थे, वो अपने लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं, वो अपने लिए जलसे जुलूस कर रहे थे, और उसमें भी सिंध के आवाम के वसाइल खर्च हो रहे थे। उधर उनको ये बात नजर नहीं आ रही थी। तो हम कहते हैं कि ये बात मतलब वो लोग करें जो ये चीजें नहीं करते। तीसरी बात ये कि उन्होंने मईशत की हालत की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरे दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे इस बात की गवाही देते हैं कि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की 70 सालों की हुकूमतों और हुक्मरानों पे इमरान खान की 3 साल बारी रहा है। जिस तरह उन्होंने जिस हालत में उसको मईशत पाकिस्तान का मिला, और जिस तरह उन्होंने 3 साल मेहनत करके अपने टीम, अपने एमएनए के साथ, जो अपने एमएनए को ऑफिस में
सिर्फ एक कप चाय और एक बिस्किट पे मजबूर किया और पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम बना के पाकिस्तानी कौम को दिखा दिया कि अगर हम करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते। तो ये हमें मईशत का ताना देते हैं कि जो जिनकी हुकूमत को आज 5 हफ्ते भी नहीं हो रहे, उन्होंने टब्बर के टब्बर अर्ज से भी ले गए, टब्बर के टब्बर अपने PIA के हेलीकॉप्टरों में घुमाने के भी ले गए। आप जो आए रोज PM ऑफिस में आप जो दावतें देख लो, आप जो फौरन उनके टूर्स देखो। तो ये अगर हम पे पॉइंट स्कोरिंग करते तो पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो गए, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गए। पाकिस्तानी अवाम जो आज इमरान खान के पीछे निकल रहे हैं, वो एक इमरान खान ने उनको एक कौम बना दिया, इमरान खान ने उनको शऊर दे दिया कि एज ए कौम अभी हमने पाकिस्तान को लेके चलना है। ठीक है, जो हमारे आने वाले जनरेशन होंगे उनको पता लग गया, वो भी किसी की सियासी बहकावे में नहीं आएंगे। हम पाकिस्तानी बन के एक कौम की हैसियत से अपने पाकिस्तान को बनाएंगे। इदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी इज्जत करते। आपने देख लिया कि 25 की रात को जिस तरह के नून की गवर्नमेंट ने फौज और इमरान खान और PTI को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान की वो बसीरत, वो सियासी सोच, वो कायदाना सलाहियत उसने कहा नहीं, मैं एक इंटरनेशनल लेवल का सियासतदान हूँ। अगर मैं खुदा न खास्ता अपने फौज के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलूंगी तो मेरे फौज का इमेज अगर खुदा न खास्ता खराब हो गया तो वो दोबारा बनेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा कि फौज भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है, कौम भी मेरा है। अगर मैं आज लॉन्ग मार्च नहीं करूंगी तो 1 हफ्ते बाद करूंगी, 1 महीने बाद करूंगी, लोग मेरे हैं, पाकिस्तान मेरा है। तो इनको ये बात सूट नहीं करती। ठीक है, और ये बात अब ये देखना है खारजा पॉलिसी जिस तरह आजाद खारजा पॉलिसी हमने बनाया, वो तो पूरे दुनिया इस बात की गवाही देते। आज अगर हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा नहीं करते। आज आप अगर हमारी लीडर की विजन को देखे खारजा पॉलिसी के हवाले से, और अगर आप आज ये प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसीज के देख ले, तो ये एक मवाजना अगर आप करोगे तो आपको जो चले, ये तनकीद और मवाजना अगर अवाम के फायदे के लिए हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अखुनज़ादा चट्टान साहब, KP अवाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं तो कौन सी ऐसी जमात है जो मुतबादल के तौर पर बहुत बेहतर साबित हो सकती है वहाँ पे? और दूसरा ये भी बता दें कि बजट के जो पेश किया गया, विफाकी बजट भी पेश हुआ, उसमें तो मतलब हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आप लोग भी उस हुकूमत का हिस्सा है, IMF को राजी करना। अब आप लोगों की हुकूमत के लिए, मखलूत हुकूमत के लिए, शहबाज हुकूमत अगर कह दिया जाए तो उसके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है। 2 पॉइंट्स के ऊपर आपसे आंसर लेना चाहूंगी। KP की आवाम के लिए कौन सी जमात बेस्ट रहेगी, जो कि आपको लग रहा है कि PTI नहीं वो परफॉर्मेंस दे पा रही, और एक वफाकी हुकूमत के लिए अब IMF को राजी करना भी चैलेंज है? देखिए जी, KP की हुकूमत के लिए तो सबसे बेहतरीन हुकूमत अभी तक जितनी हुकूमतें हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हुकूमत है। एक टाइम तक से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, एक टाइम था कि ट्राइबल एरिया पे रेटा पे गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, एक टाइम था कि पुख्तनख्वा के अवाम में ये एहसासी महरूमी थी कि हर सूबे का अपना नाम है। जहाँ पे सिंधी रहते हैं उसको कहते हैं सूबा सिंध, जहाँ पे बलूच रहते हैं उसको कहते हैं बलूचिस्तान, जहाँ पे पंजाबी रहते हैं उसको कहते हैं पंजाब, लेकिन हमारे सूबे को कहते हैं NWP। तो ये इनका दरीना मुतालबा था। उनका दरीना मुतालबा ये था, अरे बल्कि ये सिर्फ पुख्तनख्वा हुकूमत का मुतालबा नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के जो एहसासी महरूमी के शिकार कौमें हैं इनका ये मुतालबा था कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, हमारे वसाइल पे हमारा हक होना चाहिए। जो हमारे वसाइल सबसे पहला हक हमारा, इसके बाद दूसरों का होगा। तो वो सारे मुतालिबात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी की है। KPK में अमन जो आया था वो पाकिस्तान पीपल्स दौर में आया था, और जहाँ पे आपको याद होगा धमाका हो जाता था तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बाद में पहुंचते थे, वहाँ पे जो प्रेस रिपोर्टर है वो बाद में पहुंचते थे। कौमी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MPs, MNAs और मुंतखब नुमाइंदे और वज़रा होते थे वो पहले पहुंच जाते थे, और बहुत सारों ने अपने खानदान के लोगों की कुर्बानियां दी, शहादती हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और शहादती हुई। हमारे बहुत सारे वर्कर लीडर्स शहीद हुई अमन लाने में। ANP की बिल्कुल बशीर बिलावल, ये गुलाम अहमद
साहब का बिलौर जो फैमिली है वो तो पूरा की पूरा तबाह हुआ। अब इसकी जो खवातीन है वो सियासत कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इसकी सियासत करने वाले मर्द हैं उनको खुदकश हमलों में शहीद की गई। तो ये इसके लिए तो मैं समझता हूँ सर पीपल्स पार्टी से बेहतर हुकूमत किसी का नहीं हो सकता है। माजी को देख ले। दूसरी बात, आपने जो मरकजी हुकूमत की बात की कि हमारे लिए मुश्किलात होंगी, तो मुश्किलात तो जरूर होंगी। हमने तो ये चैलेंज कबूल करके ये हुकूमत लिया है, क्योंकि जब मुल्क पे बात आ जाती है फिर वोट को पीछे रह जाता है, फिर इलेक्शन रह जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो सियासत होगा, हम अपोजिशन में आएंगे, हम इख्तिदार में आएंगे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर फिर तो कुछ भी नहीं है। तो इस मुल्क बचाने के लिए हमने ये चैलेंज कबूल किया है। ठीक। और आप देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क सही से मत चल रहा है। आप जैसे जर्नलिस्ट और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको पता चल गया कि अब मुल्क सही ट्रैक पे जा रहा है, और जो आम आदमी है उनको भी पता चल जाएगा। ये बजट में आप देख ली, ठीक है, हमारे बजट में और इनके बजट में जमीन आसमान का फर्क चलिए है। आपने कहा कि ये लोग जब रिलीफ दे देते एरम, तो ये मलिक रियाज को और एक चाबली परोश को एक जैसी रिलीफ दे देते। मसलन इन लोगों का हेल्थ कार्ड था, तो हेल्थ कार्ड से मलिक रियाज भी अपना सकता था, और हेल्थ कार्ड से एक चाबली परोश, एक ड्राइवर, एक लंबाई, एक दिहाड़ी वाला वो भी इलाज कर सकता था। ये लोग जब वोट डालते थे तो गरीब और सरमाएदार पे एक जैसे वोट डालते थे। ये लोग जो रिलीफ दे देते ऐसी चीजों में रिलीफ दे देते जिसको मुल्क को कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन अब हमारे बजट को देख ले, हमने इन लोगों पे बोझ डाल लिया, उनसे यानी जो मराठी याफ्ता तबका है, जो इलीट क्लास है, हमने इस पे सारा बोझ डाल दिया। हमने गरीबों को रिलीफ दिया, हमने ब्यूरोक्रेट्स का, हमने पॉलिटिशियन का, वो वज़रा का, इन लोगों के जहाजों की टिकट जो है वो 40% कम कर दी। हमने इनकी फ्यूल जो है वो 40% केपी में भी इसी तरीके से फ्यूल कम हुए हैं, टैक्सेस जो है जी इस तरह की चीजों। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, रिलीफ किसको दिया? आपने कहा कि आप जी मुझे बात मुकम्मल करने दी। हमने रिलीफ किसको दिया? हमने किसानों को रिलीफ दिया। आपका ज़राअत तरक्की करेगा, आपका किसान खुशहाल होगा तो आपकी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, आपको आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, आप फूड लेवल पे खुद सिक्योर होंगे। हमने कारखानों को रिलीफ दिया कि 24 घंटे बिजली हम इन लोगों को देंगे। इसके बजाय हमने बाजारों को जल्दी बंद करने का प्लान किया, हमने एक दिन छुट्टी बढ़ाया, हमने एक दिन कहा कि आप सर घर से काम करें। मतलब है कि वो जो रिलीफ है वो हम दे रहे हैं और इस इदारों में दे रही है ताकि कल इसकी तरफ से वापस कोई पैसा आ जाए और ये मुल्क इसके जरिए से चले। इन लोगों ने ये नहीं किया था, इन लोगों ने अपनी ATMs को नवाजा था, इन लोगों ने एमएनएसटियां दी थी बड़े बड़े सरमाएदारों को। मेरा सवाल भी यही है कि किस जमात ने क्या किया? मुनव्वरा साहिबा, मुख्तसर सा वक्त है, लास्टली आपसे शॉर्टली आंसर चाहूंगी कि जैसे टीमों के मैचेस होते हैं, सूबाई सतह पर जितनी भी पार्टियां अपना एक रोल परफॉर्म कर रही हैं वो एक मैचेस को ले लिया जाए कि अपने अपने सूबे को बेहतर कारकर्दगी में ढाल कर एक रोल मॉडल बनाकर सामने रखें, ताकि फिर वफाक की जो ये जो कुर्सी की खींचातानी लगी हुई है इसमें आवाम ना पिसे, इनके मसाइल हल हों। और इस खींचातानी में सरासर नुकसान अगर हम मुल्क की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, वो बात की हद तक प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। तो ये आप नहीं समझते कि अपनी अपनी सतह पर रहकर परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए बनिस्बत के ये एहतजाज और जलसे जुलूसों की सियासत की तरफ आने की बजाय? आपने बहुत खूबसूरत और जबरदस्त बात की है कि जी आखुनजादा चट्टान साहब, चाहिए हमारी गवर्नमेंट है जी मुनव्वरा साहिबा, हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मॉडल ले सकते जो पॉलिसियां केपी हुकूमत ने बनाया और जिससे अवाम फैजियाब हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, आखुनजादा साहब ने बात की अपने बजट की, मैं आपको बताऊं उसके बजट जिस बंदों ने बनाया उसके वजीर साहब ने, जो मुफ्ती इस्माइल साहब, उसने पढ़ा भी नहीं है। मीडिया उससे क्वेश्चन करते हैं, वो बच्चों की तरह हंस के जो है वो क्वेश्चन डाल देते
ٹھیک ہے. آج اس نے جو اس سزا کو 2 پہ ریورس کر دیا. چلے اب سوال یہ عقل جو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتے ہے. یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پیٹرول کی قیمت کر دی, ہم اپنے قمیض بیچ کے عوام کو ریلیف دے دیں گے. ہم نے آپ نے دیکھا آٹے دال کی قیمت میں جو انہوں نے ایک دم کمی کر دی. کدھر گئی ان کی بڑی بڑی باتیں, کدھر گئی ان کی ایفیشنسیاں. یہ پاکستانی عوام ہم سمجھدار ہو گئے. چلے اگر یہ اپنا قمیض بیچ دیں گے تو پاکستانی عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہماری عزت نفس مجروح کرنا چاہتے ہیں. چلیں, آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام سمجھدار ہو گئے. یہ سوال پاکستانی عوام کے سامنے ہی چھوڑتے ہیں کہ صوبائی سطح پر جتنی بھی پارٹیاں ہیں اپنی اپنے صوبے میں جو پرفارمنس دکھا رہی ہیں وہ پرفارمنس کو اس حد تک مثالی بنائیں کہ وفاق میں جو یہ کرسی کی کھینچاتانی ہے جی حد تک. اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ کے پی نے ہمیں ایک کے پی کے حوالے سے ایک سوال, منورہ صاحبہ, ایک اخونزادہ چٹان صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے, ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب. جی اخونزادہ, سوال یہ تھا کہ سن میں 7-8 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹل ہے اور وہاں سے ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا نا کہ ہم بلڈنگ نہیں بنا رہے, عوام کو سہولت دے رہے ہیں. محترمہ, مجھے پوری کے پی کے میں ایک ایسا ہاسپٹل جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے, وہ ہاسپٹل کا نام مجھے بتائے. جی منورہ صاحبہ. دیکھیے جی, میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے اس کو بتایا کہ ہمارا مقصد بلڈنگیں بنانا نہیں ہے, ہم نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. آج آپ کے پی کے عوام سے پوچھ لیں, سروے کر لیں کہ ان کو جو بنیادی صحت کی سہولیات مل رہے یا نہیں مل رہے. خدا کرے وہ ان کو کسی چوکری میں ملے یا موبائل وین میں ملے یا کسی ہاسپٹل میں ملے. ہم نے بلڈنگ کا فوکس نہیں کرنا ہے. بلڈنگ بنائیں گے, اس خوبصورت بلڈنگ میں ہمارے اسٹیشن ہوں گے, اس خوبصورت بلڈنگ میں ہمارے کرپشن ہوں گے. ٹھیک ہے. بلڈنگ کو ہمارا فوکس نہیں ہے, ہمارا فوکس ہے کہ ہمارے پاس ایک پرانا بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اخونزادہ چٹان صاحب آپ نے کہا کہ ایک ہاسپٹل بتا دیں. منورہ صاحبہ, جی منورہ صاحبہ, وقت کی بھی کمی ہے. اخونزادہ چٹان صاحب نے کہا ایک ہاسپٹل بتا دیں کیونکہ اس سال صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا گیا. اگلے پروگرام میں ہم ضرور اس ہاسپٹل کو فائنڈ آؤٹ کریں گے جہاں پہ جگر کی پیوند کاری سمیت مزید 5 بیماریوں کا علاج صحت کارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اور 10 ارب روپے مفت ادویات کی فراہمی کے لیے بھی رکھے گئے ہیں. یہ بجٹ ہے کے پی کا. جی مثالیں بہت ہے, لیکن ہم ان کو یہ ضرور مجبور کریں گے کہ ہمارا مقصد بنانا نہیں ہے, ہمارا مقصد اور سہولیات کو فوکس کرنا ہے. اگر ہم گننے پہ آ جائے بلڈنگیں ہم نے بہت بنائیں گے, لیکن ہمارا فوکس بلڈنگ نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو لوگوں کو صحت اور سہولت دینا ہے. وزیرآباد ہاسپٹل ہے, لڑکانہ ہاسپٹل ہے, سکر ہاسپٹل ہے, کراچی ہاسپٹل ہے, پنچے کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بھی ہے اس میں کمیشن بھی ہے, آپ کا فوکس بلڈنگ ہے. ہمارا جو فوکس سہولیات ہے. اب آپ کا فوکس سہولیات ہے. آپ دیکھ زیادہ سہولت کیا ہوتا ہے, میں تو آپ کو ٹھیک ہے, صحت کو چھوڑ دیں. مجھے ایک اسٹیڈیم کا نام بتائیے اگر باہر سے کوئی ٹیم آیا اور کھیل سکے. ٹھیک ہے, وقت کی کمی ہے. یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کو اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اخونزادہ وہ چھوڑ دیں, مجھے یونیورسٹی کا نام بتائیں. آپ سہولت کسی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ ایجوکیشن نہیں دے سکتے, آپ ہیلتھ نہیں دے سکتے, آپ اسپورٹس نہیں دے سکتے. آپ مجھے ایک اسمارٹ انڈسٹری بتائیں کہ یہ 9 سال میں آپ نے کوئی اسمارٹ انڈسٹری بنایا ہے, مجھے بتائیں. جی اخونزادہ چٹان صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف سے منورہ منیر صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود تھے. اور جس طریقے سے بات ہو رہی تھی, معاملات سامنے رکھے جا رہے ہیں, ہر پارٹی جو ہے یہی بات کہہ رہی ہے کہ کس پارٹی نے عوام کے لیے بہتری کے جو اقدامات ہیں وہ کیے ہیں, بہتری کا بجٹ لے کر آئے ہیں. صوبائی سطح پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ صوبے اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اپنی کارکردگی کو مثالی بنائیں تاکہ یہ وفاق میں جو سیٹ کی کھینچاتانی ہے اس کا تعین بھی عوام خود کر سکے. پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.